हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सन एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सन के अंदर के प्रोसेसेस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सन एक्सप्लेनेशन सीरीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट एक बार सन एक्सप्लेनेशन सीरीज का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। जैसे इंसानों में उनका हार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही सन या फिर किसी भी स्टार के लिए उसका जो कोर होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सन के कोर की कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही हेलिश होते हैं। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। सन के कोर में प्रेशर की बात करें तो 260 बिलियन टाइम्स द प्रेशर ऑन अर्थ। ऊपर से टेम्परेचर, एज आई हैव सेड इन द बिफोर वीडियो, टू 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों कंडीशंस ऐसा करते क्या है कि आज हम शायद उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे जिंदा हैं। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, या फिर यूँ कहें हाइड्रोजन एटम जो होता है वो आयनाइज हो जाता है। ऊपर से प्रेशर अपना काम शुरू कर देता है। इतने ज़्यादा प्रेशर में हाइड्रोजन आयन के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो दबने शुरू हो जाते हैं। इतने ज़्यादा दबते हैं कि आफ्टर सम सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हमें देखने को मिलता है द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हाइड्रोजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। और न्यूक्लियर फ्यूजन में इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि आज शायद आप बाहर जाते हैं धूप में तो आप थोड़ी देर बाद एसी कहकर वापस भी आ जाते हैं। गेस व्हाट, सन के कोर से रिलीज हुई एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 15 बिलियन टाइम्स द एनर्जी रिलीज बाय द कासल ब्रावो बॉम्ब, व्हिच इज रेटेड द लार्जेस्ट एवर न्यूक्लियर ब्लास्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं रेडिएटिव जोन की ओर। रेडिएटिव जोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर यूं कहे फोटोन आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, बट रेडिएटिव जोन में जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा डेंसिटी में ही फोटोन थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही किसी पार्टिकल से टकरा जाता है, जो थोड़ा सा एनर्जी फोटोन का एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे रीएमिट भी कर देते हैं विद सिग्निफिकेंटली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल। अब इसी प्रोसेस में इसको बहुत टाइम लग जाता है। सिर्फ रेडिएटिव जोन पार करने में ही एक फोटोन को 1,70,000 तक भी लग सकते हैं। ऐसे ही गिरते संभलते लेनी देनी करते करते ये फोटोन अब पहुंचता है कन्वेक्शन लेयर के बेस में। अब कन्वेक्शन लेयर के बेस में आते आते टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, अराउंड 1.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस, शायद इतना ही कम नहीं। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कोर हीट्स अप द गैस अबव इट, बट इतना भी नहीं कि फ्यूजन वापस देखने को मिल जाए हमें। डेंसिटी कम हो जाने के कारण अब ये गैस थोड़ा बॉयंट बन जाता है, यानी अब ये गैस खुद से राइज करने लग जाता है बॉयंसी के कारण, एज लाइक ए हॉट एयर बलून। ऐसे ही ये गैस राइज करते करते सरफेस की ओर बढ़ता रहता है और फिर वहां पहुंच के ये वापस ठंडा होता है और फिर बैठ जाता है। अब फोटोस्फीयर में आते आते डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण सन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी लाइट अपना रास्ता बाहर निकाल पाता है और इसे ही हम इवेंचुअली देखते हैं। रिमेंबर, सन गैस से बना है तो इसका कोई सरफेस है ये एग्जैक्टली कहना सही नहीं है, बट फोटोस्फीयर के कम डेंसिटी और गर्मी के कारण ही हम इसे एज द सरफेस ऑफ सन रिगार्ड करते हैं। यहाँ तक कि पहुँचने में एक फोटोन को करीब 2 लाख साल तक भी लग सकते हैं। So maybe the light you are watching now was eventually made in the core of the sun around the time that Homo sapiens first occurred on Earth, or maybe much before that too. It's so hot inside the sun that apparently electrons are stripped from the gas, making a soup of charged particles, what we call as plasma. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मूविंग चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली यही चीज होता है। सन कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण और सन के खुद के एक्सिस में रोटेशन के कारण ये प्लाज्मा मूव करता है और इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। ये प्लाज्मा जब जैसे जैसे राइज करता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड्स भी राइज करते हैं। बस इन केस ऑफ सन बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे प्लाज्मा सरफेस पे पहुंचते हैं ये ठंडे हो जाते हैं और वापस सन के अंदर डूब जाते हैं, बट इन सम केसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिक्सेस अप टू। अब इन केसेस में ये प्लाज्मा वापस सन के सरफेस के अंदर डूबने के बजाय सन के सरफेस में फंसे रहते हैं और ठंडे होते जाते हैं। अब प्लाज्मा शाइन करते हैं क्योंकि वो गर्म होता है, बट जब प्लाज्मा ठंडा होता जाता है वो डिम करने लगता है। अब इन केसेस में ये प्लाज्मा क्योंकि सरफेस में पड़ा रहता है और ठंडा होने लगता है, ये एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सरफेस ये एरिया कुछ डार्क सा नजर आता है, जिसे हम डार्क स्पॉट या फिर सन स्पॉट कहते हैं। अराउंड द एजेस ऑफ द सन स्पॉट
magnetic field lines are highly concentrated, which results in further heating of the plasma around the ring, which we call as faculae. अब इसका इफेक्ट ये होता है कि जो डिमिंग हमें देखने को मिलती है सनस्पॉट के कारण, ये फैक्यूले उसे कंपेंसेट कर देते हैं और बल्कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये रिजल्ट करता है मोर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज में। आयरोनिकली देखा जाए तो एक सनस्पॉट सन का आउटपुट एनर्जी बढ़ा ही देता है। अब हॉट प्लाज्मा इन दिस सरफेस इन टैंगल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू फ्लो भी करती है, जिसके कारण हमें देखने को मिलती है आग की लहरें या फिर यूँ कहें आग की लपटें, जिसे हम कहते हैं द प्रोमिनेंसेस। अब प्रोमिनेंसेस बहुत बड़े होते हैं, ये इमेज आपको समझा देगा शायद कितना बड़ा हो सकता है एक प्रोमिनेंस। सो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एज सेड, knowledge is increased when you share it. So ending this video on a high note, I hope you all be always safe and happy. Bye bye.